नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है विंसर 2026 MCQ सीरीज़, जिसमें हम विंसर 2026 के इम्पोर्टेंट सवालों को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम इस सीरीज़ की 5 क्लासेस कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने करंट अफेयर के सवालों को भी कवर किया। करंट अफेयर में उत्तराखंड करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर को हमने देखा, और अब हम विंसर 2026 में जो इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के आपको सवाल दिए गए हैं, इसमें हर तरह के सवाल हैं, कुछ करंट के भी हैं और कुछ इसमें उत्तराखंड की संस्कृति या यहाँ के इतिहास को लेकर के हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल हैं। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट विंसर से ही सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, तो हम इन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी इस सीरीज़ की 6वीं क्लास होगी। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, ब्रिटिश गढ़वाल के वन उत्तरी और दक्षिणी गढ़वाल 2 भागों में विभाजित किए गए। तो ब्रिटिश गढ़वाल के वनों को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटा गया था। यह विभाजन कब किया गया था? यह विभाजन 1914 में किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और इसके 10 साल के बाद यानी 1924 में इस विभाजन को रद्द करके इन दोनों भागों का वापस से एकीकरण कर दिया गया था। ठीक है, एक और चीज आपसे पूछी जाती है। हमने देखा कि इन वनों का विभाजन हुआ, नॉर्थ गढ़वाल के वन और साउथ गढ़वाल के वन। यह विभाजन 1914 में हुआ। इसके 2 साल के बाद 1916 में इन दोनों वनों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। जो उत्तरी गढ़वाल था, इसके लिए पंचवर्षीय योजना ऑसमोस्टन के द्वारा बनाई गई, इसको याद रखेंगे। और दक्षिणी गढ़वाल के लिए पंचवर्षीय योजना भोला नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाई गई। इनका एकीकरण कब हुआ? तो 1924 में हुआ था। ठीक है, यूसीसी की प्रारूप समिति के 5 सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? यूसीसी काफी ज्यादा चर्चा में ये मुद्दा रहा। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है 27 जनवरी 2025 से। डेट सहित आपसे पूछा जाता है। इसके इतिहास को लेकर के या इस पूरी प्रोसेस को लेकर के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे अभी कुछ साल तक सवाल बनते रहेंगे। यूसीसी के लिए 2022 के इलेक्शन के बाद एक समिति बनाई गई थी मई 2022 में। इस समिति में 5 सदस्य शामिल थे, जिसमें एक थी सेवानिवृत्त जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, इनका नाम था रंजना देसाई। ये इस समिति की अध्यक्ष थी। तो सवाल आएगा, यूसीसी पर बनी समिति की अध्यक्षता किसने करी? रंजना देसाई। ये सुप्रीम कोर्ट की जज रही थी। इनके अलावा इस समिति में 4 लोग और थे। उन्हीं 4 में से 2 लोगों के नाम यहां पर हैं, 2 लोगों के नाम यहां पर नहीं हैं। इन 4 लोगों में और कौन कौन थे? एक व्यक्ति थे, इनका नाम था प्रमोद कोहली, ये इस समिति में शामिल थे। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव हैं, वो भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा सुरेखा डंगवाल ये इसमें शामिल थी, और मनु गौड़ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये इसमें शामिल थे। तो प्रमोद कोहली, यहाँ पे शत्रुघ्न सिंह, सुरेखा डंगवाल और मनु गौड़। तो हमने देखा सुरेखा डंगवाल, प्रमोद कोहली ये शामिल थे। अजय मिश्रा, अमित सिन्हा इसमें शामिल नहीं थे। तो पहला और दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, चंदवंश में सही विकल्प नहीं है। देखिए, चंदवंश से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट हैं। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, छोटे ब्राह्मण खतिमन थे जिन्हें डोटी में खटवाला कहा जाता था। तो चंद काल में जो छोटे ब्राह्मण थे, खतिमन इनको कहा जाता था, डोटी के अंदर इनको खटख्वाला कहते थे। सीधा सवाल बन जाएगा, डोटी में प्रचलित शब्द खटख्वाला किससे संबंधित था? तो ये छोटे ब्राह्मणों से संबंधित था। ठीक है, धोनी, लड़वाल, बैडवाल 12 अधिकारियों में शामिल नहीं थे। देखिए, चंद काल के जो प्रजा थी उसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया था। जैसे 4 बूढ़ा उस समय मौजूद थे। 4 बूढ़ा में बोरा, तड़ागी, चौधरी, कार्की ये शामिल थे। इसके अलावा पंचथोक इसमें बांटा गया था। पंचथोक में मेहरा, फरतया, देव, ढेक और खड़ायत ये 5 जातियां शामिल थीं। इनके अलावा पंचनवीशी ये भी एक वर्ग था। इसके अलावा 4 चौथानी, पंचबीड़िया और 12 अधिकारी ये अलग अलग वर्ग बनाए गए थे।
ये जो 12 अधिकारी थे, इनमें कौन कौन शामिल थे? इनमें खेतड़ी थे, धोनी थे, ग्वाल, लाड़, लड़वाल, इसके अलावा बैडवाल, मेहता, सोनी, फरतेयाल, करायात, ये सब इसमें शामिल थे। तो 12 अधिकारियों में ये सारे के सारे शामिल थे। विकल्प में है कि नहीं थे, तो ये गलत हो गया और गलत ही आपको बताना था। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर है। मेहरा और फरतेयाल दोनों थोक के नेता, राजनीतिक निपुण थे, ये भी सही है। मेहरा और फरतेयाल दोनों के दोनों एक इंपॉर्टेंट धड़े थे चंदकाल में, और ये दोनों के दोनों मुख्य सलाहकारी धड़े थे, यानी जो मुख्य सलाहकार होते थे चंदों के, इन्हीं जातियों से आते थे। सेल खनिया चंदकाल में गोला बारूद रखने वाले स्थान को कहते थे, ये भी सही है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट बेस पे बन जाता है, कहेगा चंदकाल में सेल खनिया क्या होता था, तो गोला बारूद रखने का स्थान, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, यह भी पेपर में पूछा गया है। मैंने आपको कहा कि चंद वंश में जो समाज था वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। मुख्य रूप से ये जो सामाजिक व्यवस्था थी रुद्रचंद ने करी थी, ठीक है। रुद्रचंद के काल में जैसे मैंने कहा 4 बूढ़ा, पंच थोक, पंच नवीसी, पंच बीड़िया, 4 चौथानी, इसके अलावा 12 अधिकारी, ये सारे शामिल थे। खतिमन भी थे, छोटे ब्राह्मण, जैसे मैंने आपको कहा छोटे ब्राह्मणों को खतिमन ब्राह्मण कहते थे, डोटी में इनको खटवाला कहते थे, ठीक है। इसके अलावा इन वर्गों में जो जो जातियां आ गई वो तो ठीक है, उनका वर्गीकरण हो गया। जो लोग इन जातियों में नहीं आते थे या इन वर्गों में नहीं आए, यानी इनके अलावा जो बाकी की जनता बची, सामान्य जनता बची, उसको कहा जाता था पौड़ी 15 बिस्वा या पौड़ी 15 बिस्वा। इसको भी याद करना। चंद काल में सामान्य जनता के लिए क्या इस्तेमाल होता था, कौन सा शब्द कहते थे, तो पौड़ी 15 बिस्वा कहते थे, ठीक है। पंडुली क्या है, तो उत्तराखंड में प्रचलित यह जो पंडुली है यह किससे संबंधित है? जो पंडुली है बेसिकली यह लोक वार्ताओं के लिए कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में खासकर गढ़वाल में जो प्रचलित लोक वार्ताएं होती हैं या लोक कथाएं होती हैं, उनको पंडुली कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा मंदिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है? पौड़ी गढ़वाल के मंदिरों के नाम दिए गए हैं। देखिए, राहु मंदिर कहां पर है, तो राहु मंदिर उत्तराखंड में एक ही जगह पर है, और यह क्वेश्चन पेपर में आया था किस गांव में है, तो पौड़ी के अंदर एक गांव है पैठानी गांव, यहां पर स्थित है उत्तराखंड का एकमात्र राहु मंदिर, ठीक है। तो ये तो पौड़ी में है, एक हो गया। उमा देवी मंदिर, जो उमा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है यह कर्णप्रयाग में है, अलकनंदा और पिंडर के संगम पर, तो ये वाला आपका नहीं होगा पौड़ी में, ये है आपका चमोली के अंदर, ठीक है। तो 2 आपका नहीं है। सिद्धबली मंदिर हनुमान जी को समर्पित है, कोटद्वार के नजदीक है, काफी फेमस मंदिर है, तो तीसरा भी कहां पर है, पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है। और धारी देवी मंदिर की बात करें, श्रीनगर के नजदीक स्थित है, और यह मंदिर अपने रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। दिन गुजरते जैसे हैं यहाँ पे दिन गुजरते गुजरते हैं, वैसे ही मूर्ति में बदलाव भी हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस मंदिर में दिन गुजरते हुए मूर्ति में बदलाव होता है, तो वो है धारी देवी मंदिर। काली माता का मंदिर है, अलकनंदा के तट पर स्थित है, ठीक है। तो चौथा मंदिर भी कहां है, ये श्रीनगर में यानी पौड़ी में है। तो 1, 3, 4 हमारा आंसर है जो यहां पर है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। अब राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के उत्तराखंड में क्या क्या परिस्थितियां बनी या क्या क्या घटनाएं घटी, उसको लेकर 4 स्टेटमेंट है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बद्रीदत्त पांडे की गिरफ्तारी नंदा देवी मंदिर के प्रांगण से 9 अगस्त 1941 को हुई थी। इसे यहां पे 1942 करना, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बद्रीदत्त पांडे को, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो हावर चलाया था, जितने भी बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वही पैटर्न उत्तराखंड में भी लागू हुआ, और जो यहाँ पे उनके बड़े नेता थे बद्रीदत्त पांडे, इनको गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी नंदा देवी मंदिर के प्रांगण से होती है, पहला सही है। स्वामी सत्यदेव ने कुली बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा था। जो कुली बेगार आंदोलन है यह है जनवरी 1921 में होता है, और इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं और असहयोग आंदोलन की पहली ईंट भी इसको कहते हैं। और ये किसने कहा था, स्वामी सत्यदेव ने कहा था, सही है बिल्कुल। दिल्ली चलो आंदोलन के समय भागीरथी देवी सबसे पहले जेल जाने वाली महिला बनी,
क्या ये सही है? देखिए, दिल्ली चलो जो आंदोलन था, बेसिकली जब 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है, उसी दौरान इसको भी शुरू किया गया, यानी ये उसी से जुड़ा हुआ है। इसके तहत बेसिकली जो सत्याग्रही होते थे, दिल्ली चलो का नारा देते हुए वो आगे बढ़ते थे और अपनी गिरफ्तारियां देते थे। हमने पढ़ा है उत्तराखंड में पहली महिला सत्याग्रही कौन थी? भागीरथी देवी, और इनको उस समय गिरफ्तार भी किया गया। तो दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? भागीरथी देवी। अगर पूछेगा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला, तो बिस्नी देवी शाह थी, जो नमक आंदोलन के दौरान 1930 में जब उन्होंने अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन में झंडा फहराया था, तब वो जेल गई थी। ठीक है, तो लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछेगा दिल्ली चलो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो भागीरथी देवी। ये भी सही है। ब्राह्मणों के हल ना चलाने की प्रथा का अंत हरगोविंद पंत ने 1928 में बागेश्वर में किया। क्या ये सही है? ये क्वेश्चन भी आपसे एक अलग तरीके से पेपर में पूछा गया है कि उत्तराखंड में, खासकर कुमाऊं में, ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा? तो आप कहते हैं हरगोविंद पंत ने तोड़ा। ठीक है, कब तोड़ा? 1928 में। और कहां पे तोड़ा हल चला? इन्होंने खुद हल चलाया था और ये इन्होंने बागेश्वर में किया था। तो चौथा भी सही है, और एक ही क्वेश्चन में 3-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, यहां पर आपके चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन ए। अगला, सही कूट का चयन करें। एक तरफ इंपॉर्टेंट जो वृक्ष औषधि हैं उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके वनस्पतिक नाम है। पहला है देवदार। देवदार का वनस्पतिक नाम सिड्रस देवदारा है, बिल्कुल सही है। देवदार जो है, इसी का वनस्पतिक नाम क्या है? सिड्रस देवदारा। थुनेर या धुनेर हम इसको कहते हैं, यह कैंसर की दवा के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि जो धुनेर है, इससे हमें एक रसायन मिलता है टेक्साल, और ये किस में इस्तेमाल होता है? यह कैंसर की दवाई बनाने में होता है। इसे थुनेर या धुनेर भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो वनस्पतिक नाम है वो टेक्सस बकाटा है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो धुनेर है इसे हिमालयन यू भी कहते हैं, इसको भी याद करना। हिमालयन यू किसको कहा जाता है? इसी को कहते हैं। ठीक है, बांज क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा, क्या ये बांज वृक्ष का वनस्पतिक नाम है? ये भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का हरा सोना या उत्तराखंड का वरदान इसको कहते हैं। ये सारे इसके उपनाम हैं, ये वनस्पतिक नाम है। ठीक है, हिंसालू, क्या इसे फिकस पमेटा कहा जाता है? गलत हो जाएगा। हिंसालू जो है, इसका जो वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम है वो रूबस एलिप्टिस है। रूबस एलिप्टिस इसका वनस्पतिक नाम है। जो फिकस पमेटा है, यह बेड़ू का वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड में काफी होता है बेड़ू, इसका वनस्पतिक नाम है फिकस पमेटा। तो 4 वाला गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ठीक है, अगला, सही कूट का चयन करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट उत्तराखंड की कहावतें, मुहावरे दिए गए, दूसरी तरफ उनके अर्थ। अकल ठिकाणु लगुण, इसका अर्थ क्या हुआ? अकल ठिकाने लगुण यानी कि अकल ठिकाने आना, यानी सबक सिखाना, कि किसी को आपने सबक सिखा दिया, उसकी अकल ठिकाने लगा दी। सतयुगी हूण, सतयुगी होने का मतलब क्या हुआ? सतयुगी यानी कि अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होना, जो बहुत सीधा हो, सरल हो, धार्मिक प्रवृत्ति का हो, यानी सतयुग जैसा हो। तो सतयुगी हूण यानी अच्छे स्वभाव का होना। पहले का 3 है, दूसरे का 4 है। हलिया जस आहार, हलिया जस आहार यानी कि अत्यधिक भोजन करना, यानी कि 2। हलिया यानी जो हल चलाने वाला होता है, काफी ज्यादा मेहनत करता है और काफी ज्यादा उनका भोजन भी होता है, तो उसको इसी से जोड़ा गया है कि हलिया जैसा आहार। ठीक है, यानी तीसरे का होगा 2। और सूपा धान उखोमा जनेरे भय, यानी एक निश्चित क्रम में होना, यानी चौथे का हो जाएगा 1। तो 3, 4, 2, 1 हमारा आंसर है, जो यहां पर है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला, राज्य में नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के सहयोग से होती है। ये क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है कि जो नैनीताल बैंक है ये कब बना? 1922 में। किसके प्रयासों से? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, इसमें और भी लोग शामिल थे इसके सहयोग में, जिसमें एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है मथुरा दत्त पांडे, उनका भी आपने नाम याद रखना। और भी लोग थे, लेकिन ये 2 व्यक्ति इंपॉर्टेंट थे। तो पहला सही है।
5 मई 2006 को मसूरी में भारतीय रिजर्व बैंक की बैठक संपन्न होती है और 30 जून 2006 को देहरादून में आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय को स्थापित किया जाता है। क्या ये सही है? सेकंड वाला भी सही है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बना है कि आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में कब स्थापित हुआ? 30 जून 2006। दोनों कथन आपके सही होंगे। अगला, सही कूट का चयन करना है। एक तरफ फिल्मों के नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विविध तथ्य। पहला, कभी सुख कभी दुख, यह गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म है। क्या ये सही है? गढ़वाली भाषा की जो पहली फिल्म है उसका नाम है जगवाल। ठीक है, सभी जानते हैं, आप कई बार आया है। कभी सुख कभी दुख, क्या ये गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म है? पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म का नाम कभी सुख कभी दुख है। चेली, यह कुमाऊनी भाषा की दूसरी फिल्म है। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म उसका नाम है मेघा। ठीक है, और कुमाऊनी भाषा की दूसरी फिल्म जो है उसका नाम है चेली। ये भी सही है। बौड़िगी गंगा, यह पलायन पर आधारित फिल्म है। क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। जो पलायन है उत्तराखंड की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ये समस्या है, काफ़ी बड़ी समस्या है। इसी के ऊपर एक फिल्म बनी थी, एक गढ़वाली फिल्म है बौड़िगी गंगा, और यह पलायन पर आधारित है, जिसमें जो पहाड़ हमारे खाली होते जा रहे हैं, गांव खाली होते जा रहे हैं, उनकी समस्याएं या उनकी जो व्यथा है उसको दिखाया गया है। तो ये पलायन पर बेस्ड है। कन्यादान, दो फौजी मित्रों पर आधारित फिल्म। क्या ये सही है? यह भी बिल्कुल सही है। कन्यादान भी एक गढ़वाली फिल्म है और यह दो फौजी मित्रों की कहानी, उनके रिश्तों पर आधारित है। इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पे आपके चारों के चारों कथन आपके बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन बी। गोरखा काल में ब्राह्मण दास कहलाते थे। गोरखा काल में ब्राह्मण दासों को क्या कहते थे? गोरखा काल में ब्राह्मण दासों को कठुआ कहा जाता था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आमतौर पे ब्राह्मणों से बोझा नहीं उठवाया जाता था। गोरखाओं के आने से पहले गोरखाओं ने ब्राह्मणों से बोझा भी उठवाया, और एक स्टेटमेंट भी इनका था उस समय का कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं पूजे जाते, इसीलिए सिर पर क्या रखा जाए? बोझा रखा जाए। तो ये कथन भी किनका था? गोरखा शासकों का होता था। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, गोरखा काल से पहले ब्राह्मणों को कर मुक्त रखा जाता था, इनसे कर नहीं लिया जाता था। लेकिन गोरखाओं ने एक नया कर लगाया जिसे खुशाही कर या खुशाही कर भी कहते हैं। ये भी गोरखाओं ने ब्राह्मणों पे लगाया था। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है पेपर में कि गोरखाओं ने ब्राह्मणों पे कौन सा कर लगाया था? खुशाही कर लगाया था, लगभग 1797 के आसपास। ये सभी ब्राह्मणों पे नहीं लगता था। वे ब्राह्मण जो राजनीति में हिस्सा लेते थे उन पर लगता था, जो चुपचाप अपना काम करते रहते थे उन पर यह टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, केशवराय मठ श्रीनगर में किस पवार वंशीय राजा ने स्थापित किया था? पहला सवाल तो यही हो गया, केशवराय मठ कहाँ है? श्रीनगर में। इसकी स्थापना 1625 के आसपास होती है और इसे महिपति शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो यह केशवराय मठ है भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला, टिहरी जनपद में स्थित खेंट पर्वत आंचरियों का प्रमुख निवास माना जाता है। लोक गाथाओं के अनुसार आंचरियां किसकी पुत्री मानी गई हैं? तो इस तरह के सवाल, अब क्योंकि ये सवाल जो बना है वो खेंट पर्वत को लेकर के है, खेंट पर्वत को लेकर ऑलरेडी पेपर में सवाल बने हुए हैं। खेंट पर्वत को परियों का देश या आंचरियों का निवास स्थल कहते हैं। क्वेश्चन आया था इनमें से किस पर्वत को आंचरियों का, आंचरी यानी कि परियों का देश कहते हैं? वो है खेंट पर्वत। ये पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। अब उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहां पर बना हुआ है कि इन आंचरियों को लोक गाथाओं के अनुसार किसकी पुत्री माना जाता है? ये मानी जाती है रावण की पुत्रियां। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है टिहरी का ये जो खेंट पर्वत है यहाँ पे आंचरियां या परियां निवास करती हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया जाता। और जब लोग यहाँ पे जाते हैं तो विशेष ध्यान रखते हैं कि लाल कपड़ों में या पीले कपड़ों में या जो चटक रंग होता है उसमें यहाँ पर ना जाए। अगला, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, इन्हें यह पुस्तक लिखने का सुझाव किस परमार वंशीय राजा ने दिया था? कुछ समय पहले जब हमने उत्तराखंड एडवांस सीरीज को कवर किया था, बलोदी जी की सीरीज को कवर किया, तो उसमें जब हम डिटेल में परमार वंश को पढ़े उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पुस्तक है नरेंद्र हिंदू लॉ हो गई या फिर जो गढ़वाल का इतिहास है, ये दोनों पुस्तकें नरेंद्र शाह के काल में प्रकाशित हुई।
लेकिन इसको लिखने का जो योगदान था या इसको लिखने के लिए जो प्रोत्साहन दिया था हरिकृष्ण रतोड़ी को, वो किसके द्वारा दिया गया? वो दिया गया था कीर्ति शाह के द्वारा। फंसाने वाला क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। पूछेगा 1927-28 के दौरान प्रकाशित गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसकी सलाह पर लिखी गई? अब आप सोचेंगे कि 1927-28 में राजा कौन है? नरेंद्र शाह, उन्होंने दिया होगा सुझाव। या 1917 में जब नरेंद्र हिंदू लॉ आती है वो किसके सुझाव पे लिखी गई? तो नरेंद्र हिंदू लॉ में नरेंद्र शाह का नाम जरूर है वहां पे, लेकिन इनका सुझाव दिया था कीर्ति शाह ने। बाद में ये प्रकाशित होती है नरेंद्र शाह के काल में, तो कीर्ति शाह इसका आंसर है। ठीक है, सही कूट का चयन करना है। एक तरफ हमारे इंपॉर्टेंट स्थल हैं, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए व्यक्ति। जो टिहरी बांध है इसका डिजाइन किसने बनाया था? टिहरी बांध का जो प्रमुख डिजाइन करता था वो जेम्स ब्रून था। तो पहले का 3 है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो FRI है हमारा, या इसके मुख्य भवन का जो वास्तुकार था उसका नाम क्या था? हमने पढ़ा है FRI का जो मेन भवन है जो कि ग्रीक और रोमन शैली में बना हुआ है, इसके भवन का मुख्य वास्तुकार जो था वो ब्लूमफील्ड था, यानी दूसरे का होगा 4। उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन, हाईकोर्ट का जो भवन है उसका निर्माण या उसका जो डिजाइन करता था वो मैकडॉनल्ड था, तीसरे का हो जाएगा 2। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो IMA हमारा 1932 में बनता है, इसकी स्थापना में मुख्य योगदान फिलिप चैटवुड का था, यानी चौथे का होगा 1। 3, 4, 2, 1 हमारा आंसर है जो यहां पर है। ठीक है, देश की पहली रनर टरबाइन कहां पर स्थापित की गई? तो देश की पहली रनर टरबाइन जो है इसे टिहरी बांध के साथ जोड़कर टिहरी में शुरू किया गया। ऑप्शन A सही उत्तर होगा। स्यूंड्राकोट का प्राचीन नौला जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, यह किस जनपद में और किस काल का है? तो स्यूंड्राकोट को लेकर के भी सवाल बना हुआ है। 9वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य का इसको माना जाता है। यह आपके अल्मोड़ा में है और इसे कत्तूरी काल का कहते हैं कि यह कत्तूरी काल की शैली जो समय प्रचलित थी उससे मिलता है। ठीक है, तो इसको 2023 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया गया था। अल्मोड़ा में स्यूंड्राकोट गांव में यह स्थित है। स्यूंड्राकोट नौला के नाम से फेमस है। ठीक है, अगला 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का देश में क्या स्थान था? खाद्य सुरक्षा सूचकांक ऑलरेडी पेपर में पूछे गए हैं। 2021-22 में जब चौथा खाद्य सूचकांक आया था उसमें उत्तराखंड की रैंक 7वीं थी। डायरेक्ट वो सवाल आपसे पेपर में पूछा गया था। ऐसे ही जो नवीनतम खाद्य सूचकांक है जो कि 6वां खाद्य सूचकांक है, और ये कब आया? ये आया 2023-2024 में। ठीक है, सितंबर 2024 में इसको यहाँ पे जारी किया गया था और इसमें उत्तराखंड की जो रैंक है वो 18वीं है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो चौथा वाला था उसमें उत्तराखंड 7वें पे था, छठे वाले में उत्तराखंड 18वें पे पहुंच गया। बीच में 5वीं भी आई थी, 5वीं वाले में उत्तराखंड 11वें नंबर पे था। ठीक है, 7वीं रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो आपने इसी डेटा को याद करना है। उत्तराखंड 6ठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस नंबर पे था? 2023-24 का ये आंकड़ा है, 24 में ये रिपोर्ट आई थी, 6वां है और इसमें उत्तराखंड 18वें नंबर पे था। पहले नंबर पे इस सूची में केरल था, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे जम्मू कश्मीर। ठीक है, इनमें से वह कुमाऊं कमिश्नर कौन है जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी? तो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाला एकमात्र कुमाऊं कमिश्नर था टॉम लूशिंगटन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो टॉम लूशिंगटन था या थॉमस लूशिंगटन था, यह 1838 से 1848 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। 1848 में इसकी मृत्यु होती है बतौर कुमाऊं कमिश्नर। ठीक है, जो लूशिंगटन था इसी की बेटी के साथ विवाह होता है किसका? हेनरी रैमजे का। इसको भी याद करना है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला गलत विकल्प का चयन करें। माघ माह की एक गते को आटे से घुघुत बनाए जाते हैं और यह सब होता है घुघुत तैयार में। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। देखिए, कुमाऊं में मकर संक्रांति के अवसर पे या मकर संक्रांति को घुघुतिया कहा जाता है। इस अवसर पे आटे और गुड़ से घुघुत नाम का जो पकवान है ये बनाया जाता है और कौवों को खिलाया जाता है। तो ये सही है, आपका पहला बिल्कुल सही है। ये जो बनता है घुघुत, ये घुघुत तैयार में बनता है, माघ महीने में बनता है। ठीक है, गांव को बीमारी से दूर रखने के लिए नंदा देवी के दूत पूजे जाते हैं। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत है, ये भिटौली से संबंधित नहीं है। उत्तराखंड में एक सवाल आया था, भिटौली क्या है? तो विवाहित कन्याओं को उनके विवाह के बाद जब उनके मायके से उपहार मिठाइयां दी जाती हैं उसको भिटौली कहते हैं। ठीक है,
एक विशेष माह में, खासकर चैत्र माह में ये उपहार दिए जाते हैं। तो वो जो दिया जाता है उसी को कहा जाता है भिठौली। गांव को बीमारियों से बचाने के लिए यहाँ पे सारा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, उसको याद रखना, जिसमें पूजा करी जाती है, त्यौहार मनाया जाता है और गांव को बीमारियों से बचाया जाता है, ठीक है। अखंड सौभाग्य की कामना हेतु गौरा महेश की पूजा होती है आठों उत्सव में। ये बिल्कुल सही है, इसको लेकर के भी आपसे हाल ही में सवाल बना था। इसमें क्या होता है, अखंड सौभाग्य की कामना के लिए गौरा महेश की पूजा की जाती है। संतान कल्याण से संबंधित है भिरौली। तो ये दोनों एक जैसे शब्द हैं, भिटौली और भिरौली। भिटौली विवाहित कन्याओं को उपहार दिए जाते हैं चैत्र माह में मायके की ओर से, और भिरौली संतान कल्याण से संबंधित है, संतान कल्याण के लिए इसे मनाया जाता है। काफ़ी एक पारंपरिक त्यौहार है, अनुष्ठान है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो केवल आपका सेकंड वाला यहाँ पे गलत था और आपने गलत ही बताना था, यही आपका उत्तर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने हमारी जो विंसर 2026 की सीरीज़ है उसकी 6ठी क्लास यहाँ पे कवर करी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।